हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिकेम साइंस में। आज हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर यूनिट 12 को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था उसको आगे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है और मॉलिक्यूल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करना कम समय में काफ़ी कठिन होता है। इसलिए बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बताई गई हैं। सो साइंटिस्ट अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन रिप्रेजेंटेशंस को यूज करते हैं, जिनमें मेनली 3 रिप्रेजेंटेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं। जिसमें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में पहला आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, एंड दूसरा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, एंड तीसरा है कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। मेनली इन 3 रिप्रेजेंटेशंस को एनसीईआरटी की आपकी बुक में दिया गया है कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। सिंपली अगर हम बात करते हैं, पहले कोई भी एक कॉमन मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं कि CH3 CH2 CH2 CH3, मान लीजिए ये एक एग्जांपल हमने लिया है। अगर हमको इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखानी है तो हमें इसके बॉन्ड सारे दिखाने पड़ेंगे और बॉन्ड्स जो भी फॉर्मेशन हो रहा है CC बॉन्ड्स वो हमें दिखाने होंगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट करता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन को ये दिखाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की, तो इसके भी कई तरीके हैं लिखने के। सेम मॉलिक्यूल को अगर हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम CC बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाए गए हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये कंडेंस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। ये अपने प्रेफरेंस पे है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड है तो कभी कभी उन डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस प्रकार से अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये भी कंडेंस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का और दिखाने का। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ना तो हम कार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना ही हम हाइड्रोजन को, उसको बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक एग्जांपल जो हम सेम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम लेते हैं। अगर इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें CC बॉन्ड है, फिर CC बॉन्ड है, फिर CC 1 2 3 CC बॉन्ड है। तो हम इसको बॉन्ड से ना दिखाकर लाइन से दिखाएंगे। सिंपली 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसका जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वो CH3 को इंडिकेट करता है और इसका जो मिडिल वाला पॉइंट है वो CH2 को इंडिकेट करता है।
इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम हटाकर एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसी को हम साइक्लिक में भी देख सकते हैं, जैसे कि कोई साइक्लिक कंपाउंड है CH2 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 CH2, तो ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन का। अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड लाइन से तो हम सिंपली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CC बॉन्ड को सॉरी दिखाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ईजिली और डिनोट करने के लिए बनाए गए हैं। अभी आपकी एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म का, सॉरी तो हम लोग जो आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया है आइसोमेरिज, इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख लेनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एन एल्केन ये क्या होता है। ये सिंपली कोई नॉर्मल चेन है, एन को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन का मतलब है कि ब्रांच्ड नहीं है, ब्रांच्ड नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये N ब्यूटेन है, इसको N ब्यूटेन कह देते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो इस चीज को हम लोग समझ गए। अगर अब आप समझिएगा कि होमोलोगस होमोलोगस सीरीज क्या होता है। कोई भी एन एल्केन कंपाउंड मान लीजिए ले लीजिएगा, मान लीजिए हमने जो अभी लिखा था वही ले लेते हैं, एन ब्यूटेन वाला। हर इंसान की एक विशेषता होती है, हम भी इंसान हैं, सामने वाला भी इंसान है, लेकिन हमारे अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, सामने वाले में भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो जाना जाता है। ऐसे ही एन एल्केन में भी अगर कोई फंक्शनैलिटी आ जाती है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे OS लगा दिया है फंक्शनैलिटी, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इस मॉलिक्यूल की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है, केमिकल एंड फिजिकल, इस फंक्शनल ग्रुप के ही चारों ओर घूमती है। इसीलिए हम इसको ये जो मॉलिक्यूल है ये फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसको हम सिंपली कह सकते हैं एन ब्यूटेनल। ये अल्कोहल है एन ब्यूटेनॉल, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इस तरह से। इसे इस तरह से जो इसकी रिमेनिंग पोर्शन बचा है इसको कहते हैं होमोलॉगस पोर्शन, और इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर हम लोगों को एक चीज को समझ गए तो अब हम आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म क्या है अब आप ये भी जान लीजिए। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट उनका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ होमोलॉगस सीरीज और अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और अरेंजमेंट ऑफ स्पेशियल arrangement of atom in the
सेम मॉलिक्यूल। तो इस चीज को समझिएगा कि जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म का जनरेट कहाँ से होता है, इसका कंसेप्ट कहाँ से आता है। मॉलिकुलर जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट है वो चेंज होता रहता है। अरेंजमेंट इन टर्म ऑफ द होमोलोगस सीरीज, वो ब्रांच्ड हो सकती है, वो साइक्लिक हो सकती है, और दूसरा उसका फंक्शनैलिटी, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है सेम मॉलिकुलर फार्मूला में। ऐसे ही स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम भी चेंज होता रहता है, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से निकल कर सामने आता है आइसोमेरिज्म। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिनन है उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल ये फिनोमिना शो करता है उसे आइसोमर कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें आइसोमेरिज्म के बारे में जान लेनी चाहिए। ये आइसोमेरिज्म दो टाइप की देखी जाती है। पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग कह सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके दो प्रकार हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इसके भी शॉर्टकट इसका की है CPFM कह सकते हैं शॉर्ट में, CPFM। इसका क्लासिफिकेशन है जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एंड मेटामेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल के ये चार प्रकार हैं। आपकी जो एनसीईआरटी है जिसको अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं उसमें मेनली ये चार दिए गए हैं। इसके बारे में जिक्र हम लोग 12th में जाके करेंगे, ऑप्टिकल का स्पेशली, और ज्योमेट्रिकल का हम लोग यहीं पे देख लेंगे। अब हम लोग बारी बारी से सीखते हैं कि ये होते क्या हैं, कैसे इनको अलग किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फर्स्ट पार्ट चेन आइसोमेरिज्म में। चेन आइसोमेरिज्म में क्या है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो उसकी होमोलोगस सीरीज है या एन एल्केन है वो चेंज होती है। उसकी चेन नॉर्मल लॉ के ब्रांच होगी या साइक्लिक होगी। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एन ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल रहेगा। CH3 CH2 CH2 CH3, ये है एन ब्यूटेन। अगर इसका चेन आइसोमेरिज्म के लिए दूसरा मॉलिक्यूल देखें तो ब्रांच्ड हो सकता है, CH3 CH3 CH। तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन। इस ग्रुप को आइसो बोला जाता है। तो ये ब्रांच्ड है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 उसका ये फॉर्मूला है। ओके, और इस तरह से चेन आइसोमेरिज्म का ये अच्छा एग्जांपल है। इसके कई और एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, और एन पेंटेन के केस में इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एन पेंटेन है, CH3 CH2 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 CH3, ये एन पेंटेन है। इसका हम लोग स्ट्रक्चरल और चेन आइसोमेरिज्म को अगर हम लोग देखें, करना चाहें तो इसको हम नियो पेंटेन बना सकते हैं। तो ये ब्रांच्ड हो गया और इसको कहते हैं नियो पेंटेन। इसको याद रखने का तरीका है कि इसको हम डॉक्टर के सिंबल जो होता है प्लस साइन उससे दिखाते हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और ये बेटर वे है इसको याद रखने का।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। अभी हम लोग देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म इन टर्म ऑफ द फंक्शनैलिटी पे है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस चेंज होती है। जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं एन ब्यूटेनॉल, जैसे CH3 CH2 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 OH, ये एन ब्यूटेनॉल है। और इस OH ग्रुप की फंक्शनैलिटी की पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो सकती है। CH3 CH2 CHOH CH3। तो इस तरह से ये पोजीशन इसका शिफ्ट हो गया है, इसीलिए इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमर। और इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसीलिए चेंजेस हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट इन द स्पेस एंड अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल बाय द बॉन्डिंग फॉर्मेशन। बट मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है, इसीलिए इनका फिजिकल अपीयरेंस like melting point, boiling point and etc and color and chemical behavior, ये तीनों ही चेंज हो जाते हैं। आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल में डिफरेंट देखे जाते हैं इवन दो द मॉलिकुलर फार्मूला इज सेम। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चरल को आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमर देखा, फिर पोजीशन आइसोमर देखा। अभी हम लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म देखेंगे। फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सिंपल एग्जांपल है। जैसे CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, 1 2 3 कार्बन का। और इसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो सकती है इस तरह से CH3 C+O CH3। तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बोनिल ग्रुप C+O है, कीटोन टाइप का है ये। एसीटोन इसका नाम है, कॉमन नेम। और इसका ये एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है। तो दोनों की फंक्शनैलिटी चेंजेस है बट इसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, C3H6O। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इनका मॉलिकुलरिटी सेम है बट इनका फंक्शनैलिटी चेंजेस है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे M बचा हुआ है, इसका मतलब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म क्या है? मेटामेरिज्म कुछ नहीं है, एल्काइल चेन का शिफ्टिंग होता है और बट मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है। ये यूजुअली ईथर टाइप कंपाउंड में देखी जाती है। एग्जाम्पल इसका हम देते हैं CH3O CH2 CH2 CH3। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये किस प्रकार का ईथर है, ये मिथाइल ग्रुप Ame लगा हुआ है और ये PR प्रोपाइल लगा हुआ है। इस तरह से ये ईथर अलग है और इसी का दूसरा टाइप का सेम मॉलिकुलर में स्ट्रक्चर में ईथर हो सकता है। वो क्या हो सकता है? CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इसमें फंक्शनैलिटी देखेंगे तो ये ET ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए ये डिफरेंट ईथर है और ये डिफरेंट R1 R2 R3 R4 डिफरेंट ईथर है बट मॉलिकुलर फार्मूला सेम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मेटामेरिज्म किस तरह से काम करती है। अब हम लोग चलते हैं आइसोमेरिज्म के
अनदर पार्ट है जिसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो तरह की होती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है यूजली जो सिस एंड ट्रांस टाइप के जो कंपाउंड हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इंडिकेट करते हैं। स्पेस में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंजेस होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं ब्यूटीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें हम लोग देख सकते हैं। इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब आप इसको देखिएगा, इसका C He डबल बॉन्ड C He H H, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इसको देखिएगा, इसका अरेंजमेंट डिफरेंट भी हो सकता है, He H He H। इसको हम लोग कंफ्यूजन ना रहे आपको तो CH3 कर देते हैं, मिथाइल को हटाकर। तो आप इस चीज को देखिएगा कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो सिस मॉलिक्यूल कहलाता है, क्योंकि जो बल्कि मिथाइल ग्रुप हैं वो एक्सिस बॉन्ड लाइन के सेम साइड पे हैं, जबकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक्सिस बॉन्ड लाइन के अपोजिट साइड पे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांस मॉलिक्यूल या ट्रांस आइसोमर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंसेस आता है। अगर हम लोग बात करते हैं सिस और ट्रांस के बारे में, तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ट्रांस वाला, ये जब सॉल्वेंट में सॉलिड स्टेट में होता है तो जिक्सा फिट से ये एक दूसरे में फिट हो जाता है। हम लोगों ने जिक्सा फिट का गेम देखा होगा। हम लोगों को पीसेस कटे हुए आपस में जोड़ने होते हैं इस टाइप के, तो इनको आपस में फिट करना जिक्सा फिट कहलाता है। तो ये सॉलिड स्टेट में अगर हम इसको ले जाते हैं तो ये आपस में स्ट्रांगली एक दूसरे से फिट हो जाता है कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर। इसको फिट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से मॉलिक्यूल आपस में फिट होते चले जाते हैं और एक खांचे में बंधे रहते हैं। हम लोग रोड पर ईंटों को भी देख सकते हैं जो आजकल ट्रैक में बिछाई जाती है एक दूसरे को फिट करते हुए, और उसमें मजबूती ज़्यादा होती है। ठीक इसी तरह से इनका, इसीलिए ट्रांस वालों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है एज कंपेयर टू सिस। इस चीज को समझिएगा, सिस वालों का मेल्टिंग पॉइंट कम और ट्रांस वालों का मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए हाई हो जाता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जिक्सा फिट से एक दूसरे में फिट रहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी में एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बारे में हम लोग 12th में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जब हम डालते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, जब ये मॉलिक्यूल रोटेट कर देता है राइट एंड लेफ्ट में, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट होती है
जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कायरल के नाम से जानते हैं। यूजली इसका एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल ले सकते हैं, MEETHPR। तो इस तरह का मॉलिक्यूल ये ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो ये इसमें क्या होता है कि स्पेस में जो इनका अरेंजमेंट है, मीडियम में सॉल्वेंट में स्पेशियल अरेंजमेंट चेंजेस है। बॉन्ड तो सेम है बट इनका स्पेशल अरेंजमेंट चेंजेस होता है। इसको हम लोग बेटर वे में और इस तरह से दिखा सकते हैं कि HET, इसको ME और इसको PR, तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इस तरह से स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता रहता है। PR अबव द प्लेन और ME बिलो द प्लेन भी जा सकता है। तो इस तरह ये बेस्ड ऑन द पोलैरिटी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के रोटेशन के आधार पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिफाइन की जाती है। इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग में पढ़ेंगे। अभी हमारे काम का सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही था और स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही था। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। ऑर्गेनिक रिएक्शन का थोड़ा बेस हम लोग लेंगे। बेस में आप इस चीज़ को समझिएगा, नॉर्मली कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2 भी कह सकते हैं। ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। ये प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम इसे प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि जो डिमांडेड हमारा प्रोडक्ट था वो ये है, ये डिमांडेड है या फिर मेजर है, मेजर प्रोडक्ट है। ये नॉन डिमांडेड है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये अगर नॉन डिमांडेड है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म में कहा जाता है बाई प्रोडक्ट है। यहाँ पे कैटालिस्ट भी हो सकता है। कैटालिस्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड करने में सहायता करते हैं। और यहाँ पे मॉडरेटर भी हो सकता है। मॉडरेटर रिएक्शन को स्लो करने का काम करता है। अगर कोई रिएक्शन टू फास्ट है, एक्सप्लोसिव नेचर की हो सकती है, तो हम मॉडरेटर का उपयोग करते हुए, जैसे हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में D2O का उपयोग मंदक के रूप में करते हैं, इसी तरह से मॉडरेटर का उपयोग भी हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें, ये तो जनरल टर्म है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो अगर हम कहते हैं कि ये हमारा मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है, तो इसको हम लोग सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं इसको। और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। नॉर्मली जो एन एल्केन चेन होती है, यूजली लॉन्ग चेन, काफ़ी स्टेबल होती है। वो ईजिली रिएक्शन अंडरगो में नहीं जाती, इवेपोरेशन में फास्ट चली जाती है बिकॉज ऑफ CC कोवेलेंट बॉन्ड सो स्ट्रॉन्ग एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बट अगर हम इसमें कोई फंक्शनैलिटी का ग्रुप, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट को ऐड करते हैं, तो वो चेन ब्रेक हो सकती है, आइसोमर हो सकती है, रीअरेंजमेंट कर सकती है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन में जो कार्बन को प्रोवाइड करता है मेनली उसे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो अटैक करता है उसे अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। और इसमें प्रोडक्ट एक या एक से अधिक बन सकते हैं,
जो डिमांडेड प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, जो नॉन डिमांडेड प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट कहलाता है। इसी तरह से बाई प्रोडक्ट भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं और मेजर प्रोडक्ट भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये तो कुछ बात हुई हम लोगों की बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। और अभी इसकी मेन आपको चीज़ बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट है और इस पे कोई अटैकिंग रिएजेंट है, तो सबसे पहले ये अभी ये नॉर्मल अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का कि सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, उसके बाद में फिर एक फाइनल इंटरमीडिएट में जाएगा। एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है जो रिलेटिवली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट ड्यूरेबल होती है और इंटरमीडिएट लॉन्ग ड्यूरेबल होता है रिलेटिवली। और इसकी खास बात यह भी है कि जो इंटरमीडिएट है वो लो एनर्जी मैक्सिमा दिखाता है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी मैक्सिमा दिखाता है। लोकल हाई एनर्जी मैक्सिमा को ट्रांजिशन स्टेट दिखाता है और इंटरमीडिएट लो एनर्जी मैक्सिमा को दिखाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से 12th में पढ़ेंगे। अभी हम लोग उतना डिस्कस कर रहे हैं जितना हमें एक रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से सबसे पहले इंटरमीडिएट में जाता है, उसके बाद में फिर अगर पॉसिबल हो तो फिर से कोई ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये बॉन्ड फॉर्मिंग ट्रांजिशन स्टेट हो सकती है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है एंड बॉन्ड फॉर्मिंग भी हो सकती है। ऐसे ही ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो सकती है एंड बॉन्ड फॉर्मिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन का ऑर्गेनिक सब्सट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके बाद में इंटरमीडिएट, देन ट्रांजिशन स्टेट, देन फाइनल प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो रिएक्शन मैकेनिज्म सीक्वेंशियल बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्लस काइनेटिक्स मीन्स मेजर और माइनर प्रोडक्ट को बताने का काम करती है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म करती है। सीक्वेंशियल बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब इसको हम लोग पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सट्रेट का लेवल मान लीजिए यहाँ पे है, इसको हम लोग R से डिनोट कर सकते हैं। अपनी किसी ट्रांजिशन स्टेट में ये जाता है रिलेटिवली, इसको हम लोग हैश से दिखा सकते हैं। उसके बाद में फिर ये फाइनल इंटरमीडिएट बनाता है। मान लीजिए कि वो इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है I,
तो इस तरह से, और देन फिर से एक ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे दिखाएगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनल बनेगा, तो ये P को दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अगर हम लोग इसमें ट्रांजिशन स्टेट को हटा दें तो बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। R I P, इसका मतलब हुआ कि एक रिएक्शन, कोई भी रिएक्टेंट है, उसको इंटरमीडिएट की स्टेट तक ले जाने में हमें इफर्ट करना पड़ता है, हमें या फिर हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन के सिस्टम को इफर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ड्रिवन होती है। इसको हम लोग ठीक इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी बॉल को अगर हमको ऊपर ले जाना हो तो हमें कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, बट यहाँ से हम बॉल को इजीली लड़का सकते हैं और वो स्पॉन्टेनियस नीचे आ जाएगी। ठीक इसी तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म भी प्रोसीड करती है। और इसमें एक चीज आपको जानने वाली पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ई, और इसमें हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो हायर एनर्जी पर भी हो सकता है, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा लोअर एनर्जी पर हो सकता है, और ये इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा। तो अगर हम लोग देखें अगर, तो ये जो जितनी एनर्जी हम लोग रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट की स्टेट तक ले जाने में पहुंचाते हैं उसे एक्टिवेशन एनर्जी EA कहते हैं। यानी एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है किसी मॉलिक्यूल को रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे EA कहते हैं। और इस तरह से अगर हम लोग बात करें, ये E2 है, ये E1 है, अगर हम लोग डेल्टा E निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाता है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है, इसमें रिएक्शन कंप्लीट होने पर हीट रिलीज होती है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें हीट और एंथैल्पी रिलीज होती है, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसी का रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो भी देख लीजिएगा आप, कि मान लीजिए कि रिएक्टेंट लोअर साइड पे है और प्रोडक्ट हायर साइड पे है और I के थ्रू जाएगा, तो इस तरह से। तो अगर इसकी बात करें तो E1, इसकी बात करें तो E2, अगर हम लोग डेल्टा E निकालेंगे तो ये प्लस आएगा। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इसका मतलब है कि हमें ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी एनर्जी, नेट एनर्जी देनी पड़ती है, रिलीज नहीं होती। तो उसका ग्राफ इस तरह से आता है। बाकी हम लोग अच्छे से केमिकल काइनेटिक्स में इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर करके बता रहा हूँ। और इसमें एक और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कुछ रिएक्शन में इंटरमीडिएट होते भी हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं भी होते हैं, और कुछ रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होती भी हैं और कुछ रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट नहीं भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि केमिकल मॉलिक्यूल कौन से हैं, उनका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, प्रोवाइडिंग एनर्जी कौन सी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, या फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन है, या फिर ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की आयनिक रिएक्शन है। इन सब चीज़ों पे चीज़ें ये महत्वपूर्ण है जो डिफाइन करती हैं। अब हम लोग समझेंगे कि हमारी जो बुक है NCERT, उसमें मैकेनिज्म की जो टाइप हैं वो मेनली दो डिस्कस किए गए हैं, SN1, SN2
यहाँ पे 1 और 2 ऑर्डर को दिखाता है। और अगर हम बात करते हैं SN2 की, तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, नो इंटरमीडिएट, बट ट्रांजिशन स्टेट होता है, और इसी तरह से हम लोग तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि SN1 जो है इसमें इंटरमीडिएट प्लस ट्रांजिशन स्टेट दोनों पॉसिबल है, और SN1 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं SN2 का, कि जैसे CH3 है, Br है, अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट O निगेटिव आता है और ये निकल कर चला जाता है और CH3OH बनता है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म है, और ये नो इंटरमीडिएट बट ट्रांजिशन स्टेट्स में होगा। और SN1 रिएक्शन का अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं टर्सरी अल्कोहल का, CH3 और ये हम लोग ले लेंगे यहाँ पे Br, और अगर OH निगेटिव यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट एक बनता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, और रिएक्शन फेवर करेगी कि नहीं, प्रोसीड करेगी कि नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो इंटरमीडिएट है वो कितनी स्टेबिलिटी पर है, कितना स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। थैंक यू सो मच। आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसे ड्राइव होती है और इनकी स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।